हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे छंद के अंग, जिसको मैं बता रहा था कि छंद के अंग, जब छंद के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। छंद के अंग जब हम लोग छंद के प्रकार को समझेंगे और उसे जानेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें समाहित रहेंगी। उसमें आपको देखने को मिलेगा, वो स्वतः ही आप आभास करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हम छंद के अंग में पढ़े थे वो सारी चीज़ें उसमें पहले से ही हैं। अब जैसे मैं कल बता रहा था कि छंद का जो पहला अंग होता है चरण, तो जो छंद होता है वो 4 चरणों में होता है। आपको कल बताया गया था कि छंद 4 चरण में होते हैं। कुछ छंद ऐसे होते हैं कि जो 2 पंक्तियों में होते हैं, लेकिन उसमें भी 4 चरण होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा जो अंग था वर्ण या मात्रा, उसको भी कल बताया गया था कि वर्ण या मात्रा, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व को हम लोग लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। ह्रस्व में 1 मात्राएं जोड़ी जाती हैं और दीर्घ में 2 मात्राएं जोड़ी जाती हैं। यानी जो लघु होता है उसमें 1 मात्राएं जोड़ी जाती हैं और जो गुरु होता है उसमें 2 मात्राएं जोड़ी जाती हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा कल हो रही थी। अब जो आज की कक्षा है, हम उसके आगे का जो अंग है उसको देखेंगे। तो उसके आगे का जो अंग आता है संख्या और क्रम। ये भी चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं आपको जानने के लिए कि जब हम छंद समझेंगे, जैसे छंद लिखा होगा तो उसमें संख्या और क्रम, संख्या किसकी, संख्या मात्राओं की, और क्रम किसका, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको हम समझेंगे कि पहले तो समझेंगे संख्या क्या होता है और उसके बाद हम क्रम को जानेंगे। तो संख्या समझेंगे पहले। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। जो वर्ण होते हैं और मात्रा जो होती हैं, वर्ण और उनकी मात्राओं की संख्या जो होती है और उसकी गणना को हम संख्या कहते हैं। यानी वर्णों और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं। यह हो गई संख्या की परिभाषा। यानी संख्या हम किसे कहते हैं, तो वर्णों और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं। अब क्रम को जानेंगे कि क्रम किसे कहते हैं। तो लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु यानी ह्रस्व और गुरु यानी दीर्घ। लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि हम संख्या किसको कहते हैं और क्रम किसको कहते हैं। तो जो संख्या होती है वो वर्ण और मात्राओं की गणना को, उनकी संख्या की गणना को हम संख्या कहते हैं। यानी जो वर्ण और मात्राओं की गणना होती है, जो हम उसकी गणना करते हैं, उसी को हम संख्या कहते हैं। और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को हम लोग क्रम कहते हैं। ये हो गया संख्या और क्रम। अब इसके आगे की चीज़ें हम देखेंगे कि वार्षिक छंद और मात्रिक छंद, ये 2 चीज़ें आप जानेंगे तभी ये आगे की बातें स्पष्ट होंगी। वार्षिक छंद क्या होता है? वार्षिक छंद वह छंद होता है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। जिसमें वर्णों की जाती है गणना, वह वार्षिक छंद होता है। आप इस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतः ही अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। तो यानी इसमें वार्षिक दिया है तो वर्णों के अनुसार, यानी जो वर्णों की गणना जब होती है तो वहाँ वार्षिक छंद होता है। और मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जब मात्राओं की हम गणना करते हैं तो वह होता है मात्रिक छंद। ये 2 चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि वार्षिक छंद के बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है वार्षिक छंद के सभी चरणों में संख्या, वो भी संख्या किसकी? वर्णों की। जो वार्षिक छंद है उसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होता है। यानी जो वार्षिक छंदों में सभी चरणों में संख्या, ये जो मैं पहले बताया था कि वर्ण और मात्राओं की गणना करते हैं उसको हम संख्या कहते हैं। तो वही संख्या, वर्ण और मात्राओं की जो संख्या होती है, तो इसमें कह रहा है वर्णों की संख्या और क्रम जो है लघु गुरु का, वह दोनों समान होते हैं। जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में
संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता। अब इसमें कह रहा है वर्णों की संख्या और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों में ऐसा नहीं होता है। मात्रिक छंदों के जो मात्रिक छंदों में होता है उसमें सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती हैं, जो उसमें मात्राओं की संख्या होती है मात्रिक छंद में वो तो समान होती है, लेकिन जो लघु गुरु का क्रम होता है वह समान नहीं होता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जब हम छंद के प्रकार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम सही से समझ में आएंगी। अभी तो छंद के अंग बताया जा रहा है, ताकि अगला जब पढ़ेंगे, मतलब छंद के प्रकार को जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। छंद के अंग के सारे पॉइंट्स उसमें मिलेंगे, इसलिए आपको इसकी भी जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी चीज़ का लक्षण जान लेते हैं तो वो चीज़ें हमें स्पष्टतः समझ में आ जाती हैं। अब अगला आता है यति और यति या विराम। यति या विराम, यति या विराम किसे कहते हैं? तो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था चिन्ह, जब मैं चिन्ह के बारे में पढ़ा रहा था तो इसके बारे में भी बताया गया था विराम क्या होता है। तो साहित्य में या फिर हिंदी में जब हमें आवश्यकता अनुसार रुकना रहता है तो हम विराम या फिर अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो छंद में इसका क्या प्रयोग है, इस चीज़ को हम देखेंगे। कह रहा है कि छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। यति या विराम का प्रयोग जो छंद में होता है उसमें आवश्यकता अनुसार विराम लेने के लिए कह रहा है। छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। एक बार इस चीज़ को और समझेंगे कि छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। अब इसमें भी एक पॉइंट और है, इसको समझेंगे कि छोटे छंदों में यति चरण के अंत में होते हैं। जो यति होता है, यति का चिन्ह यही है छंद में, इसी को हम यति कहते हैं, यानी यही इसका चिन्ह है यति का। तो जो हम छंद में विराम लेते हैं वही यति होता है। यति या विराम दोनों नाम एक ही है, माने छंद में रुकने के लिए हमें यति की सहारा लेनी पड़ती है। तो छोटे छंदों में यति चरण के अंत में होता है तथा बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। छोटे छंदों में चरण के अंत में यति होता है और जो बड़े छंद होते हैं उसमें एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। जब मैं कल आप लोगों को चरण पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि कुछ छंद ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 ही पंक्तियों में होते हैं, लेकिन उसमें भी 4 चरण ही होते हैं। तो उसमें इस यति का प्रयोग हो सकता है कि बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति का विराम होता है, यति या विराम होता है। यह रहा संख्या और क्रम और यति और विराम। अब हम इसके आगे का देखेंगे। इसके आगे आता है गति। गति को हम समझेंगे। गति के बाद जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, आज हम लोग छंद के जितने भी अंग हैं इस कक्षा में हम उन सारे अंगों को समझ लेंगे, ताकि कल से हम लोग छंद के प्रकार को समझ सकें और उसे जानने का प्रयत्न करेंगे। अब हम अगला देखेंगे गति। अब हम देखेंगे गति। अभी तक आप लोगों ने देखा संख्या और क्रम, और उसके बाद का जो हम लोगों ने देखा वो
अब आता है गति। अब गति के बारे हम समझेंगे कि गति का क्या प्रयोग होगा उसमें, जो हम जब छंद के प्रकार को देखेंगे तो उसमें ये भी चीज़ें रहेंगी। अभी तक आप संख्या को आप लोगों ने समझा, संख्या और क्रम, फिर यति और विराम। अब यति के आगे आता है गति। गति को समझेंगे। गति यति का विलोम होता है। गति यति का विलोम होता है। गति का मतलब क्या होता है कि गति का मतलब गतिवान, यानी जो गतिवान हो। और यति का मतलब होता है विराम। यति या विराम, अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि यति को हम विराम भी कह सकते हैं, तो यह इसका विलोम होता है। परंतु छंद में इसका क्या प्रयोग है ये देखेंगे। परंतु छंद में गति और यति एक साथ होती है, यानी वैसे देखा जाए तो जो गति होता है वो यति का विलोम होता है, लेकिन छंद में यह गति और यति एक साथ होती हैं। जहाँ यति ना हो वहाँ बिना रुके छंद का पाठन करने से गति निर्मित होती है। यानी जहाँ यति नहीं होगी, यति का मतलब विराम होता है, तो जहाँ विराम नहीं होगा वहाँ बिना रुके छंद का पाठन करने से जो गति होती है वह निर्मित होती है, गति बढ़ती है। छंद में लय के साथ प्रवाह रहता है, यही प्रवाह गति कहलाता है। छंद में जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें लय के साथ प्रवाह रहता है। यदि यति रहेगी तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा, विराम लेना पड़ेगा। और यदि यति नहीं रहेगी तो हम स्वतंत्र रूप से उस छंद का पाठन कर सकते हैं, उस छंद को पढ़ सकते हैं। छंद के लय और उसमें छंद में जो लय के साथ प्रवाह रहता है, इसी प्रवाह को हम लोग गति कहते हैं। इसी प्रवाह को हम लोग गति कहते हैं। एक बार इसको और समझ लेंगे कि गति यति का विलोम होता है। ऐसे हम लोग देखें तो गति जो होता है वह यति का विलोम होता है। गति का मतलब गतिवान और यति का मतलब होता है कि अल्प विराम, यानी रुका हुआ विराम। तो यह इस यति का विलोम होता है गति। और छंद में अगर हम देखेंगे तो छंद में गति और यति एक साथ होती हैं। छंद में यह जो गति होता है और यति होता है, ये दोनों साथ साथ होते हैं। जहाँ यति ना हो, यानी जहाँ विराम नहीं लेना रहता है, वहाँ बिना रुके छंद का पाठन करने से गति निर्मित होती है। यानी जहाँ रुकना नहीं रहेगा वहाँ हम छंद को पढ़ेंगे तो हम उसे स्वतंत्रता रूप से जल्दी जल्दी पढ़ने लगेंगे। और जहाँ पे यति रहता है वहाँ हमें विराम लेना पड़ता है, वहाँ हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। तो वही कह रहा है, जहाँ यति ना हो वहाँ बिना रुके छंद का पाठन करने से गति निर्मित होती है। और छंद में लय के साथ प्रवाह रहता है। जब रुकना नहीं रहेगा तो छंद में लय के साथ प्रवाह रहेगा और इसी प्रवाह को हम लोग गति कहते हैं। इसी प्रवाह को गति कहते हैं। अब फिर अगला आता है तुक। अब इसको हम समझेंगे। आप लोगों ने गति के बारे में समझा, अब देखेंगे तुक। इसको क्या कह रहा है कि छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। यानी छंद के चरणांत, यानी चरण के अंत में, चरण के अंत की अक्षर मैत्री। अक्षर मैत्री का मतलब अक्षर की समानता, समान स्वर और व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। छंद के चरण के अंत में जो अक्षर रहता है उसमें समान स्वर व्यंजन की स्थापना को हम तुक कहते हैं। और जिस छंद के अंत में तुक होता है उसे तुकांत कहते हैं। यह भी एक चीज़ आपको जानने की मिली कि परीक्षाओं में ऐसे भी तो पूछ सकता है कि तुक किसे कहते हैं और तुकांत किसे कहते हैं और फिर अतुकांत किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको इसमें जानने को मिल जा रही हैं कि जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत कहते हैं
और जिस छंद के अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। यानी जिस छंद के अंत में तुक होगा उसे तुकांत छंद कहेंगे, और जिस छंद के अंत में तुक ना होगा, तुक नहीं होगा, उसे अतुकांत छंद कहेंगे। तुक क्या होता है कि छंद के चरण के अंत में जो अक्षर रहता है वह समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। अक्षर मैत्री समान स्वर और व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। और जिस छंद के अंत में तुक होगा वह उसे हम तुकांत कहेंगे, और जिस छंद के अंत में तुक नहीं होगा उसे हम अतुकांत छंद कहते हैं। अब जो आखिरी है जो छंद के अंग हैं, यह इसका लास्ट पॉइंट है। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि छंद के कुल 7 अंग होते हैं, 6 को मैं बता दिया हूँ और ये आखिरी है 7वां देखेंगे गढ़। गढ़ किसे कहते हैं? तो गढ़ लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। यानी लघु गुरु के नियत क्रम, लघु को मैं बताया हूँ कि लघु का मतलब होता है ह्रस्व, और गुरु को हम लोग दीर्घ कहते हैं। और इसकी मात्रा इसमें लघु में 1 जोड़ी जाती है और गुरु में 2 मात्राएं जोड़ी जाती हैं। तो लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। गढ़ हम किसे कहते हैं कि जो लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को, यानी लघु गुरु के नियत क्रम से जो 3 वर्णों का समूह होगा उसे हम गढ़ कहेंगे। अब गढ़, इसका एक सूत्र होता है, इसको भी हम लोग देख लेंगे कि य माता राज भानस लगा। इसमें कुल जो गढ़ के सूत्र होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है 10। ये भी बातें आपको आगे स्पष्ट हो जाएंगी। इसको हम देखेंगे कि सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या 8 होती है। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ सकता है कि सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या कितनी होती है। तो सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या 8 होती है। य माता राज भानस, यहाँ तक जो गढ़ हैं वह 8 गढ़ हैं। यानी सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या 8 होती है। वाणिक छंदों की पहचान इन्हीं गढ़ों के आधार पर होती है। एक पॉइंट और आपको मिल गया कि वाणिक छंदों की पहचान इन्हीं गढ़ों के आधार पर की जाती है। और इस सूत्र के अंतिम में वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। यहाँ पे जो 2 अक्षर बच रहा था ल और ग, यह इस सूत्र के अंतिम 2 वर्ण ल और ग को छंद शास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। यानी जो गढ़ों की संख्या होती है वो 8 होती है। यह 8 जो वर्ण हैं यही गढ़ कहलाते हैं। यानी सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या जो होती है वह 8 होती है, और वाणिक छंदों की पहचान इन्हीं गढ़ों के आधार पर होती है। ये भी प्रश्न है, बन सकता है कि वाणिक छंदों की पहचान किसके आधार पर बनती है। तो वाणिक छंदों की पहचान गढ़ों के आधार पर होती है। और इस सूत्र के अंतिम जो 2 वर्ण हैं ल और ग, इन्हें छंद शास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। इन्हें छंद शास्त्र में हम दशाक्षर कहते हैं। तो ये तो रहा छंद के अंग, जो छंद के सारे अंग हैं। आज की कक्षा में इस चीज़ को पूरा करा दिया गया है। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे छंद के प्रकार और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप लोग छंद के जो वीडियो बने हैं, छंद का परिचय और छंद के अंग, इन सारे वीडियो को आप
बहुत गौर से देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों को और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट आप करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। यदि अच्छी चीज़ें हों तो उसे बताइए, यदि आपको कुछ न समझ में आए तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करें। अब हम लोग कल की कक्षा में उसके छंद के प्रकार को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।